हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। 6 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर फोकस है। इसके साथ साथ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। अभी जो प्रीलिम्स है वो काफ़ी पास आने वाला है, 10 अक्टूबर को है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बचे हैं, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो रेगुलरली वीडियोस को देखें। जनवरी से आप देख सकते हैं, जनवरी 2021 से जो बैकलॉग है उसको आप कवर करते चाहिए साथ साथ में। अगर पुराना जो भी करंट अफेयर है, अगर उसका कंपाइलेशन मुझे मिल जाएगा तो मैं वो आपको पढ़ा दूंगी। अदरवाइज आप मार्केट से या फिर खुद से डाउनलोड कर लें जो कंपाइलेशन आता है एंड उसको रीड करें। जून से रेगुलरली वीडियोस देखें। डेली प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि किस तरीके से आप इनसाइट्स आईएएस पर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड है एंड स्टैटिक के भी वहाँ पर अपलोड होते हैं, एंड मेंस की डेली आंसर राइटिंग करके देख सकते हैं। जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेली आठों के आठों जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं वो ज़रूर लिख कर देखें, चाहे थोड़ा गलत लिखें, सेल्फ इवेलुएट करें। ओके, चलिए तो आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखेंगे। जीएस पेपर 2 में हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल कैसे होती है, एंटी ट्रैफिकिंग बिल क्या है, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यूएस चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट क्या है, तो ये सब हम देखेंगे। जीएस पेपर 3 में यूनाइटेड 22 मिशन के बारे में देखेंगे। प्रोजेक्ट बोल्ट क्या है, फ्लाई ऐश क्या है, इस सब के बारे में देखेंगे। फैक्ट्स फॉर फिल्म्स के अंदर बैकग्राउंड बेस्ड एयर बेस क्या है, लास्ट आइस एरिया कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, एंड इसके अंदर क्या रिलीज किया गया है, तो वो भी आज हम देखने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, एंड एक बहुत अच्छी कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। दैट इफ़ यू कैन स्ट्रेच आउट अ हेल्पिंग हैंड डू सो, इफ़ यू कैन नॉट फोल्ड योर हैंड्स ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो देयर ओन वे। सो बहुत सिंपल सा इसका मतलब है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सामने वाले को जो वो करने देना चाहता है, करना चाहता है, उसे करने दें, उसके लिए बाधा भी ना क्रिएट करें। मीन्स अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। देन देखिए स्वामी विवेकानंद जी, आपको पता होगा ये अपने शिकागो के अंदर 1893 पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के अंदर जो इन्होंने अपनी स्पीच दी थी उससे काफ़ी फेमस हुए थे। एंड श्री रामकृष्ण परमहंस के ये डिसाइपल थे, शिष्य थे, एंड एक सच्चे नागरिक थे। मीन्स ये चाहते थे कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी हिंदुज़्म के बारे में जाने। 1984 में इन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया ने डिक्लेयर किया 1984 में कि जो बर्थडे है स्वामी विवेकानंद जी का वो नेशनल यूथ डे की तरह मनाया जाएगा। नाउ इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे। कोलकाता में इनका जन्म हुआ 1863 में। वहाँ पे इनको नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। स्पेक्ट्रम की बुक के अंदर आपको ये जो टॉपिक है वो मिल भी जाएगा। इन्होंने योगा एंड वेदांत, वेस्ट में इन्होंने सिखाया कि योगा एंड वेदांत क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे। एंड 1893 में इन्होंने विवेकानंद नाम लिया। देखो पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, फिर जब महाराजा अजीत सिंह जो खेतड़ी स्टेट के थे, जब उन्होंने कहा, अब ये जो खेतड़ी स्टेट है झुंझुनू, आपको पता होगा यहाँ पे ये काफ़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान की है, झुंझुनू के अंदर। तो वहाँ के जो महाराजा अजीत सिंह थे उनके बाद इन्होंने नाम क्या लिया, विवेकानंद। विवेक का मतलब होता है बुद्धि। रामकृष्ण मिशन इन्होंने फाउंड किया 1897 के अंदर। 1899 में बेलूर मठ, जो कि एक बहुत फेमस जगह है, इन्होंने न्यू वेदांत सिखाया। न्यू वेदांत मतलब कि वेस्टर्न के साथ हिंदुइज्म को समझना, स्पिरिचुअलिटी को कंपेयर करना मटेरियल प्रोग्रेस के साथ, तो दोनों को ये साथ में लेकर चले। बुक्स इनकी ध्यान रखिएगा, 3 बुक्स, राजयोग, जनन योग एंड कर्म योग, ये 3 इनकी बुक्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है एंड उनको रिमूव किया कैसे किया जा सकता है। देखिए उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया है। एंड इलेक्शन कमीशन अभी देखेंगे कि जो मिस्टर रावत है क्या जो भी मीन्स वॉज येट टू टेक अ कॉल ऑन होल्डिंग बाईपोल्स की अगर वैकेंट असेंबली हो गई है तो देखिए जो 6 मंथ की विंडो होती है एक तरीके से, जैसे मान लीजिए अभी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो जो गवर्नर है वो 6 महीने के लिए किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, एंड लेकिन
लेकिन उन्हें फिर 6 मंथ के अंदर मिनिस्टर बनकर आना होता है। ठीक है, ये बताइएगा ये कौन सी अमेंडमेंट के साथ ये पॉइंट ऐड किया गया था। तो 6 मंथ्स तक सितंबर 10 और तक ही बिकेम अ मेंबर ऑफ उत्तराखंड असेंबली, मीन्स उन्हें बनना था अपनी पोस्ट को कंटिन्यू करने के लिए। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है वो भी ये कहते हैं कि विद इन 6 मंथ्स उन्हें क्या करना होगा, किसी पोस्ट से आना होगा, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली से आए या चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए, जो रिमाइंडर ऑफ द टर्म है। लेकिन अब देखो ये ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर आप सोचिएगा, बताइएगा क्या उत्तराखंड के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है या नहीं है। 6 स्टेट्स में है या 7 स्टेट्स में है। जो 6 स्टेट्स में है वो बहुत पास पास है, आप उनका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। नाउ जो टर्म था करंट असेंबली का 2017 में था, वो ख़त्म हो गया 2022 में। एंड अब जो भी सीएम की अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 164 ये कहता है कि कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे चीफ मिनिस्टर के साथ जो कि गवर्नर को हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 164 है। चीफ मिनिस्टर कौन होता है, देखिए जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शन के बाद जो भी मेजॉरिटी लेकर आता है तो वो अपने लीडर को चूज कर लेते हैं एंड फिर गवर्नर को बता देते हैं। गवर्नर फिर उन्हें फॉर्मल तरीके से शपथ वगैरह दिलाकर अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अगर पार्टी की कोई मेजॉरिटी नहीं होती है तो फिर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से जो गवर्नर है वो पूछते हैं कि आप सरकार को बनाइए। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रसाद पर्यंत पे रहते हैं गवर्नर के। ठीक है, मीन्स इनको गवर्नर हटा सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं हटाते। ठीक है, जब तक उनके पास मेजॉरिटी है उनको नहीं हटा सकते गवर्नर। तो जब वो मेजॉरिटी लूज कर देते हैं तब गवर्नर उन्हें हटाते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी उन्हें हटा सकती है अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास कर दे। चीफ मिनिस्टर गवर्नर को हेल्प करते हैं, हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया है वो गवर्नर को बताते हैं। जो भी पॉलिसीज उन्हें अनाउंस करनी है वो बताते हैं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है तो वो भी वही रिकमेंड करते हैं। गवर्नर को वही एडवाइस करते हैं कि कब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाना है, कब प्रोरोग करना है, तो ये टाइम टू टाइम गवर्नर को बताते रहते हैं। अब हम देखेंगे एंटी ट्रैफिकिंग बिल। ट्रैफिकिंग मीन्स जैसे बच्चों को, वुमेन को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, फिर उनसे काम करवाया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रैफिकिंग। तो इसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि जो भी ये गलत काम करते हैं उनके लिए पनिशमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन्स लगाना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेनी चाहिए। नाउ अब यहाँ पर देखिए ये बिल के अंदर ये आया है, अब ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो भी एक तरीके से थर्ड ऑप्शन के अंदर आते हैं, तो उनको भी इस चीज़ में इंक्लूड किया जाए कि उनके साथ भी कोई ट्रैफिकिंग वाला केस ना हो। एक्सप्लॉयटेशन जो हो वो कम से कम हो, उनके साथ कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, कोई पोर्नोग्राफी टाइप, कोई फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन या उनके साथ कोई मारपीट या स्लेवरी, ये सब नहीं होना चाहिए। जो हमारे ये एक्ट है ये इंडिया के अंदर भी लागू करता है एंड इंडिया के बाहर भी, लेकिन सिर्फ सिटीजन्स पर। अगर मान लीजिए कोई शिप या कोई एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है एंड उसके अंदर वो पर्सन है तो उस पर भी ये लागू करता है। अगर कोई भी फॉरेन नेशनल है या कोई भी स्टेटलेस पर्सन है जिसका जो रेजिडेंस है वो इंडिया में है तो उस पर भी ये लागू करेगा। क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस इसके अंदर देखे जाते हैं। जो भी डिफेंस पर्सनल होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स हो गए या पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। आर्टिकल 23 आपने देखा होगा, आर्टिकल 23 के अंदर लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स की जो ट्रैफिकिंग है वो रोकनी है। ये संविधान में भी लिखा हुआ है। एक एक्ट है इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, एक एक्ट है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो कि ये कहते हैं कि सेक्शन 370 370 ए आईपीसी के साथ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हमें करेक्ट मेजर्स को उठाना है। ठीक है, अब 2021 की रिपोर्ट भी एक रिलीज की थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में ने, जिसमें ये कहा गया कि कोविड-19 की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ी है एंड इंडिया जो है वो अच्छे से इन स्टैंडर्ड्स को नहीं मेंटेन कर पा रहा है कि वो ट्रैफिकिंग को रोके। तो इंडिया को और काम करने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे इस्तानबुल कन्वेंशन क्या है ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यहाँ पे आई जो है वो रिमूव हो गया है। तो 24 नवंबर 2011 को टर्की पहली कंट्री थी जिन्होंने इस्तानबुल कन्वेंशन को माना था एंड 8 मार्च 2012 को इस्तानबुल कन्वेंशन जो था वो डोमेस्टिक लॉ के अंदर इंक्लूड किया गया था। टर्की के अंदर देखिए काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म एंड प्रोटेस्ट हुए थे। कंट्री जो थी फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि इतने ज़्यादा वायलेंस एंड फेमिसाइड हो रहे थे। फिर भी
अब कंट्री की जो रैंक है टर्की की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर वो 133 आई है, तो बहुत ही बुरी रैंक आई है। वहाँ पे जो 38% वेमेन है वो अपने घर के अंदर अपने ही जो हस्बैंड होते हैं, जो लाइफ पार्टनर होते हैं, उनसे वायलेंस फेस करती हैं। एंड टर्किश गवर्नमेंट के पास कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है कि कितनी वेमेन जो हैं वो उनकी डेथ हो रही हैं या कितनी फेमिसाइड्स हो रही हैं। तो टर्की ने विड्रॉ क्यों किया? क्योंकि उनका जो ये था कि जो ट्रेडिशनल हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, डाइवोर्सेस हो गए या फिर एलजीबीटीक्यू हो गया, तो ये जो कन्वेंशन था वो इसको प्रोमोट करता था कि इस्तांबुल कन्वेंशन ये कहता था कि आपको अच्छा होना है, डाइवोर्सेस को प्रोमोट करना है, ठीक है, अगर आपकी नहीं बनती है देन यू कैन टेक डाइवोर्स, एलजीबीटी कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस देना है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी इनफ लॉज है विमेन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंसर्न क्या है, उनके जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है वो इन लॉ के बावजूद नहीं रुक पा रहे हैं। एंड लोगों को अब ये रियलाइज हो रहा है कि बेसिक राइट्स जो है विमेन की वहाँ पे खतरे में है। तो इस्तांबुल कन्वेंशन जो है वो एक काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन थी कि विमेन के खिलाफ जो भी वायलेंस होता है, जो भी हिंसा होती है, उसको रोकना है। एंड ये बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट था कि विमेन का जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है उसको रोका जा सके, वायलेंस को रोका जा सके, रेप को रोका जा सके, ताकि फोर्स्ड मैरिज ना हो। लेकिन फिर भी जो टर्की है उन्होंने इसको नहीं अपनाया एंड एक तरीके से विड्रॉ कर लिया। अगर गवर्नमेंट रेटिफाई करेगी तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ यूरोप कमिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि मिनिमम जो भी स्टैंडर्ड्स हैं विमेन के खिलाफ जो भी वायलेंस होता है उसके लिए जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स माने गए हैं उसको भी रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यूएस चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट। तो यूएस ने पाकिस्तान को और 14 कंट्रीज भी हैं इस एक्ट के अंदर शामिल कर लिया है। यहाँ पे ये लोग यूएस जो है वो उन फॉरेन गवर्नमेंट्स को देखता है जो कि चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट करते हैं, मीन्स बच्चों को सोल्जर बना के। एंड और कंट्रीज भी इसके अंदर आप देख सकते हैं जैसे टर्की हो गई, अफगानिस्तान, म्यांमार, कॉन्गो, ईरान, मोस्टली जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मेल, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सुडान, सीरिया, वेनेजुला, यमन, तो ये ऐसी कंट्रीज हैं। नाउ ये एक एक्ट है चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट कि बच्चों को सोल्जर्स ना बनाया जाए। एंड जो भी ट्रैफिकिंग होती है पर्सन के अंदर, बच्चों को जो ले जाया जाता है एंड फिर उनको कुछ कुछ सिखाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, तो ये सब ना हो। एंड कंपलसरी लाइसेंसिंग होनी चाहिए मिलिट्री इक्विपमेंट की। चाइल्ड सोल्जर कौन होता है? जो बच्चा 18 साल से कम एज का है एंड अगर कोई पर्सन 15 साल से कम का है, खुद वो गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ऐड हुआ है, मीन्स खुद उसने अपने आप को रिक्रूट कराया है। अगर 18 ईयर से कम का है जिसको रिक्रूट किया गया है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, तो वो सभी इसके अंदर आते हैं। काफ़ी सारे देखिए इनको काम दे दिए जाते हैं, जैसे कुक के काम दे दिए, पोर्टर के काम दे दिए, मैसेंजर के काम दे दिए, ठीक है। तो ये सब ना हो, इसीलिए ये एक्ट है। कैसे कंट्रीज़ को ये आइडेंटिफाई करते हैं? तो ये इनका खुद का पर्सनल खुद ये रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, उसके थ्रू ये आइडेंटिफाई करते हैं। देन देखेंगे यूनिटी 22 मिशन क्या है। तो ये वर्जिन गैलेक्टिक्स नेक्स्ट रॉकेट पावर टेस्ट फ्लाइट है। एंड इसके अंदर क्या होगा, जो भी वर्जिन गैलेक्टिक है एक तरीके से रॉकेट शिप बनाया गया है, 11 जुलाई को ये मीन्स छोड़ा जाएगा। 22वां मिशन है ये वीएसएस यूनिटी का। वीएसएस यूनिटी एक क्रूड स्पेस फ्लाइट है वर्जिन गैलेक्टिक की। एंड ये 2 पायलट्स एंड 4 मिशन स्पेशलिस्ट्स को लेके जाएगी कैबिन के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहता है। 2 और फ्लाइट्स इसके अंदर जोड़ी जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 पायलट्स को और एंड 4 मिशन स्पेशलिस्ट को लेके जाएंगे। ऑब्जेक्टिव यही है, कैबिन, ये सेम पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? तो इंडिया के एक एस्ट्रोनॉट हैं शिरीष बांडला, तो इनका जन्म इंडिया में ही हुआ था, तो ये भी इस क्रू का पार्ट है। एंड ये इसलिए भी ज़रूरी और विमेन है इंडियन ओरिजिन की, जो कि कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स के बाद स्पेस में जा रही हैं। राकेश शर्मा भी गए थे। नाउ वीएसएस यूनिटी स्पेसशिप जो है वो एयर लॉन्च्ड होगी फ्रॉम बीनीथ अ करियर एयरक्राफ्ट वाइट नाइट 2, तो ये नाम रखे गए हैं, इसके थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्ट बोल्ट। तो प्रोजेक्ट बोल्ट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का है एंड इसको लॉन्च किया है ट्राइबल विलेज निचला मांडवा उदयपुर राजस्थान से। तो यहाँ पे बम्बू स्पीशीज जो है बम्बूसा तुल्डा एंड बम्बूसा पॉलीमॉर्फा के जो स्पीशीज है आसाम से लाके वहाँ पे उगाए जाएंगे 5,000 सैम्पलिंग्स। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, कि एक ही लोकेशन पे इतने सारे बैम्बू सैम्पलिंग्स उगाए गए हैं। क्योंकि देखिए राजस्थान जो है वो काफ़ी ड्रॉट एरिया है, तो ये से लॉन्च किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। क्योंकि 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है, तो इसीलिए ये मनाया जाएगा। बैम्बू काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाता है एंड मीन्स काफ़ी जल्दी उसको हार्वेस्ट भी कर लिया जाता है, पानी को भी कंजर्व करके रखता है, इवेपोरेशन को भी रोकता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है वो स्टैट्यूटरी कमीशन है, एक्ट 1956 के अंडर बनी थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फ्लाई ऐश क्या है। तो फ्लाई ऐश एक तरीके से जो भी थर्मल पावर प्लांट से जो भी धुआं निकलता है एंड एनटीपीसी को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है कि जो भी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर या रीजन के अंदर जो भी फ्लाई ऐश निकल रहा है उसको यूज़ किया जाए जो भी पावर प्लांट से है। अराउंड एक साल में 14.5 मिलियन टन जो है वो यूज़ किया जा सकता है। फ्लाई ऐश एक तरीके से कोल कंबस्टन प्रोडक्ट होता है एंड कोल फायर्ड हो गई, मतलब कोल हो गया एंड फ्लू गैसेस हो गई, तो उनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जो फ्लाई ऐश होते हैं उसके अंदर आपको मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इनको यूज़ किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, इवन इनको रोड बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बुक के अंदर आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। फैक्ट्स फॉर प्रिलिम्स के अंदर हम देखेंगे बैग्राम एयरबेस क्या है। तो ये यूएसए एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब उन्होंने अफगानिस्तान का जो बैग्राम एयरबेस है, देखिए अभी यहाँ से जा ही रहे हैं अफगानिस्तान से एंड तालिबान का क्या होगा तो ये सबको पता ही है। एंड जो भी ये वहाँ से पुल आउट कर रहे हैं, तो ये जो एयरबेस है ये बैग्राम जो एंशियंट सिटी थी तो वहाँ से इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। लास्ट आइस एरिया, तो ये आप पहले डायग्राम के अंदर देख लीजिए, ये आपको नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर लास्ट आइस एरिया, ठीक है। तो ये लास्ट आइस एरिया है, अर्थ का ऊपर वाला पार्ट है। तो ये नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड पर है एंड ओनली प्लेस जहाँ पे टू बी विद स्टैंड अ वार्मिंग क्लाइमेट मीन्स यहाँ पे WWF कनाडा ने इसको सबसे पहले लास्ट आइस एरिया कहा था कि जो समर आइस है वो बिल्कुल ही डिसअपियर होती जा रही है, मीन्स बर्फ़ जो है वो पिघलती जा रही है एंड बहुत बुरी तरीके से वार्मिंग का जो असर है वो इस पर पड़ रहा है। चलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थोड़ा सा नीचे हो गया, मैं आपको इसको खुद बता देती हूँ। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, रिलीज करती है, बाय एनुअली रिलीज करती है, ठीक है। तो इसकी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी तो वो मैं कल की वीडियो के अंदर ज़रूर ऐड कर दूंगी। सो टिल देन प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। डेली आपको रिविजन करनी है, शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाइए एंड थैंक यू सो मच। ओके।